नमस्कार, आप देख रहे हैं मोड़िए भारत न्यूज। मैं संजीव मेहता। आज हम पहुंचे हैं कटिहार संसदीय क्षेत्र के बरारी विधानसभा क्षेत्र। आज हम यहां मिलेंगे वीआईपी के जिला अध्यक्ष खगेंद्र प्रसाद चौधरी जी एवं वीआईपी के जिला उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह जी से। आज सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खगेंद्र प्रसाद चौधरी जी से, जो कि वीआईपी के जिला अध्यक्ष हैं, और उनसे जानना चाहेंगे कि कितने सीट उनको कंफर्म हुआ है वीआईपी से। कटिहार जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जो हम लोगों का पूर्व से भी इस तरह की कोशिश रही थी कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी जो वीआईपी पार्टी का पकड़ मजबूत है और इधर भी जो है सो उसकी पकड़ में बढ़ोतरी हुई है। तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो है हम लोग अपने आवागमन को दे चुके हैं और निकट 2-4 दिन के अंदर ही इस तरह का जो है एक हम लोग कार्यकर्ताओं की, जिला भर के कार्यकर्ताओं की पूरी मीटिंग इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में रखने जा रहे हैं और एक निर्णय लिया जाएगा। सर, अगर आपकी वीआईपी पार्टी की सरकार बनती है एवं बरारी विधानसभा से अगर आपका उम्मीदवार होते हैं तो आप क्या क्षेत्र में काम करेंगे? हम लोग जान रहे हैं कि बरारी विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या वो गंगा कोसी के कटाव के कारण विस्थापित हुए परिवारों का, न केवल उन लोगों का घर द्वार उजड़ा है बल्कि इनका खेत खलिहान भी कटा है और किनारे पर रहने वाले तमाम बरारी के लगभग 40% आदमी आज भी बरारी विधानसभा के गंगा के किनारे और कोसी के किनारे समाप्त करती है। ये लोग किनारे किनारे बसे हुए जो लोग भी हैं, वो बांध है या सरकार की ज़मीन है, बांध पर है, और जब कभी भी बाढ़ आती है या वर्षा होती है तो तमाम वैसे क्षणों में यहाँ के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब तक की सरकार पता नहीं कि उन विषयों पर या उन समस्याओं पर गरीब के इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्यों नहीं इस तरह का काम किया, पुनर्वास की समस्या का निवारण क्यों नहीं किया। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि वीआईपी के उम्मीदवार और वीआईपी को अगर बरारी की जनता विधायक के रूप में एक अच्छा आदमी जो उम्मीदवार कल होगा उसके पक्ष में अगर मतदान होता है तो हमारी पहली प्रायोरिटी सिर्फ यह होगी कि गंगा और कोसी के किनारे से विस्थापित हुए परिवारों को सरकार से ज़मीन उपलब्ध करा करके और सरकारी फंड से इंदिरा आवास हो या फिर ये जो प्रधानमंत्री के आवास से बनने वाली योजनाएं हैं उससे जो है सो सारे लोगों का घर बनवा दिया जाए। सर, जब आपकी सरकार बनेगी और यहाँ पे स्थानीय विधायक अगर वीआईपी से होते हैं उस टाइम में, जैसे आपने बताया सर कि सबसे पहले यहाँ पे ये मुद्दा आता है कि जो विस्थापित परिवार हैं उनको ज़मीन मुहैया कराया जाएगा और उनके लिए इंदिरा आवास योजना के तहत उनको घर बनाया जाएगा। सर, दूसरा सवाल ये भी आता है, क्या इस बरारी गंगा घाट पे गंगा पुल बन सकता है जिससे कि इस भागलपुर और कढ़ा गोला के बीच की नज़दीकी काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी किलोमीटर कम हो जाएगी, कम से कम 10-20 किलोमीटर जरूर कम हो जाएगी। देखिए, ये तो जो पुल निर्माण की बात है, ऐसे तो आज तक की सरकार कई जगह पुल बनाया भी है, मनिहारी में भी आपका पुल बनने ही जा रहा है, लेकिन यहाँ भौगोलिक कुछ कारण हैं जो कि कढ़ागला घाट से कहलगांव तक अगर ये पुल निर्माण नहीं होता है तो फिर ये पुल सफल होने वाला भी नहीं है। लेकिन जो किनारे किनारे जितनी भी मान लीजिए आबादी है जिसमें लोग बसे हुए हैं, थोड़े दिनों तक बाढ़ का पानी रहता है, फिर वो जो है सो पानी वह समाप्त जब हो जाता है तो खेती बाड़ी होती है। एक पुल निर्माण कर देने के बाद जो है सो हज़ारों हजार किसान हमारा विस्थापित होगा। पता नहीं विस्थापित हुए परिवारों को कब उसका भुगतान होगा, ज़मीन की कीमत कब मिलेगी, लेकिन वही मात्र वो ज़मीन जो है सो खेती बाड़ी करके या माही शिकार करके या तरबूज करेला लगा करके कुछ इस तरह के बिजनेस या इस तरह की खेती बाड़ी से यहाँ का किसान अपनी जीविकोपार्जन कर रहा है। इसलिए मैं या हमारा तो ये मानना है कि अभी यहाँ वैसे भी ये गंगा दार्जिलिंग जो रोड है, जो जीटी रोड कहलाता है,
शायद शेर जहाँ ने बनाया होगा, लेकिन इसका तो लिंक ही समाप्त अब हो चुका है। सर एक सवाल और आपसे था कि ये जब जिस वक्त अगर आपका ये पुल बन जाता है तो यहाँ के एक आदमी को रोजगार मिल सकता है, जिनकी यहाँ पे काफ़ी कठिनाई का यहाँ का जो समस्या है, यहाँ का स्थानीय आदमी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अदर जगह जाते हैं। अगर पुल निर्माण हो जाता है तो एक तो ये होगा कि यहाँ के जो भी आदमी है वो बाहर जाने से बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर गाड़ी चालू होगा तो यहाँ व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा। तुम चाहिए अगर आपके विधायक बरारी विधानसभा में होते हैं तो दूसरा स्थानीय मुद्दा यहाँ पे ये भी है कि एक यहाँ शवदाह केंद्र होना चाहिए, शवदाह गृह कहें, कि जहाँ पे शवों को जलाने के लिए उचित व्यवस्था हो जाए, जिससे कि गंगा प्रदूषण होने से भी बचे, दूसरा वहाँ की जो जमीन है वो भी प्रदूषण होने से बचे। देखिए, आपका जो सवाल है, ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को रोजगार बढ़े, लोगों का पलायन रुके। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और कौन ऐसी पार्टी है इस देश के अंदर में जो नहीं चाहेगी कि किसान को, नौजवान को, गरीब गुरबा को, जो ज़मीन हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं बढ़े? ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी तो निश्चित रूपेण इन्हीं गरीब गुरबा के लिए बनी ही है। ये जो है सो विकासशील इंसान पार्टी है। इंसान किसे कहा जाता है? जो ना क्या है, मैंने बेघर है, बेजुबान है, जिसे रोजगार नहीं है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जिस जाति जमात के लिए बहुत सारा नेता अभिनेता, दो लोग भी इनके मेले हो जाते हैं, इन गरीब गुरबों के, इन गंगा के किनारे पे रहने वाले लोगों के लिए सुनता नहीं है, देखते नहीं हैं आप कि गंगा के किनारे में जो है सो ये जो है अपराधियों का क्या नंगा नाच चलता है। लोग तरबूज खीरा लगाते हैं, उस पार खेरी उगाते हैं, उस पार कलाई उगाते हैं, मकई उगाते हैं। जब इस पार आने लगते हैं तो किस तरह से जो है सो नाविक लोगों से रंगदारी लिया जाता है, मुसाफिरों से रंगदारी लिया जाता है। सर ठीक है, अगर आपका हाँ नहीं, हमारी जो कोशिश होगी, हमारे जो विधायक बनेंगे, हमारी पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगा वह उन पोख से निकला हुआ होगा जो कि इस तरह के गुंडागर्दी को, इस तरह के अपराधीकरण को, इस तरह से बेरोजगार किए हुए लोगों को, सताने वाले लोगों को जो है सो रोकने का जो काम करेगा, वो वैसा मेरा नेता जो है बीजेपी का कैंडिडेट बनेगा और जनता उसको जो है सो देगी। क्योंकि जनता का भी यही अरमान है कि कुर्सेला से लेकर के मनिहारी घाट तक जो है सो गंगा के किनारे में जो रंगदारी वसूली जाती है, किसानों से ली जाती है, मजदूरों से ली जाती है, मछुआरों से ली जाती है, इस पार से उस पार मकई ढोने वाले से ली जाती है, और बहुत ही राजनीति करने वाले जो कुछ लोग हैं अब तक में उन अपराधियों के गिरोह से मिले हुए होते हैं, उसे तनख्वाह खाते हैं, उसकी मोटी रकम पर ये लोग उन लोगों को बचाने का काम करते हैं। वीआईपी उस आदमी को जो है सो कैंडिडेट अपना बनाएगा और जनता से अपील करेगा कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने लोगों को रोजगार देने के लिए अगर सचमुच आप लोग जो है सो परेशान हैं और आप लोग चाहते हैं तो वीआईपी का मेरा जो उम्मीदवार होगा उसके पक्ष में वो जो है सो। आपसे ये सवाल था कि आपकी जो वीआईपी पार्टी बनाए, वीआईपी पार्टी जिनको बरारी विधानसभा में टिकट देगी, वो किनको देगी? जो समाज सेवा में लगे हुए हैं उनको देगा या फिर जो लुटेरा है उनको देगा? देखिए, ये तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि वीआईपी का मतलब क्या होता है। वीआईपी का मतलब तो दो तरह का मतलब होता है। हमारे भी दल में कुछ ऐसे लोग जो केवल टिकट लेने के लिए ज्वाइनिंग ले रहे थे, तो मेरा जो जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, ऐसे किसी शख्सियत को मैं अपनी पार्टी में उसको ना तो उसको जो है सदस्य बनाता हूँ और न कल उसकी उम्मीदवारी का मैं कोई अनुशंसा करने वाला हूँ। ये बहुत ही विकासशील इंसान पार्टी, जो इंसान आदमी है, विकास करना चाहता है, जो ट्रेड ऑन है, आज तक जिसने तरक्की नहीं देखा है, आज तक जिसने जैसे खुद से कोई बिल्डिंग नहीं देखा है, आज तक जो है सो बेरोजगार से वो कोई नौकरी नहीं देखा है, ऐसे जो इंसान है उसकी यह पार्टी है, उसकी हम लोग जो है नेतागिरी करते हैं, उसका हम नेतृत्व करते हैं। उसके लिए मैं जो है सो आया हूँ, जिला अध्यक्ष बन करके आया हूँ। मैं आया हूँ जो अल्पसंख्यक भाई हैं, वो लोग जो भयभीत हैं किन्हीं कारणों से, किन्हीं से, उनके अंदर में भय के वातावरण को नाश करने का काम, समूल नष्ट करने का काम हमारी वीआईपी पार्टी करेगी। हम लोग उनसे जुड़ रहे हैं और सैकड़ों के तादाद में जो है रोजाना हमारा अल्पसंख्यक भाई वीआईपी को ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद मैं उन लोगों की बात करता हूं जो दलित हैं, जो अब तक जो है सो
राजनीति में तो उन्हें मिला है, राजनीति में उन्हें कोटा भी मिला है, लेकिन कौन लोग होते हैं? वो राम मिला जी जैसे होते हैं और फिर उसके बाद उनका बेटा जैसा आदमी होगा। लेकिन ये लोग दलित परिवार के हैं, ग्रेजुएशन इन्होंने किया है, लेकिन ये लोग क्यों वीआईपी से जुड़े? सर आपका एक सवाल ये था कि अभी देखा जा रहा है तो आपके हम पार्टी के जीतन राम मांझी जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी झुकाव जदयू के तरफ है। और तीसरा मोर्चा के रूप में आपका चिराग पासवान जो भाजपा में, वो चिराग पासवान जी थर्ड मोर्चा में जाना चाह रहे हैं, जो कि पप्पू यादव जी के साथ होंगे। और एक ये भी सवाल आ रहा है, आपका जो जीतन राम मांझी है आपके साथ महागठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे आप साथ दीजिए। देखिए, कौन आते हैं कौन जाते हैं, जैसे बाहर आते हैं जी, जब बाहर आती तो कई नदियाँ आकर के उससे मिल जाती है, जी, पता भी नहीं चलता कि गंगा का पानी कैसा हुआ और जमुना का पानी कैसा होता है। तो ये तो चुनाव क्या है, बाहर का समय है। किसी दल के लोग जिसको केवल विधायक होना है, जिसको केवल एमएलसी होना है, जनता से कोई मतलब नहीं है, ऐसे कुछ पार्टियां हैं जिसके पहले भी लोग, बड़े बड़े लोग इस तरह से विधायक एमपी हुआ करते थे और अपने पुत्रों को लाना चाहते थे। उनको बाहर में कहीं और कोई गरीब और कोई अच्छा उम्मीदवार दिखाई नहीं पड़ता, तो बस अपने पुत्र तक, अपने पोता पर पोता तक ही उसकी राजनीति रहती है। वीआईपी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वीआईपी का जो सबसे बड़ा लीडर है, जो सुप्रीमो है, वो मछली मारने वाले का बेटा है। हमारा सुप्रीमो बात करेगा मजदूरों का, हमारा सुप्रीमो बात करता है किसान का, हमारा सुप्रीमो बात करता है उन दलितों का, उन अल्पसंख्यकों का जिसका कोई मददगार नहीं है, उसका मददगार वीआईपी बनेगा। इन्हीं कुछ इशू को लेकर के आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी जो राजनीति में उतरे हैं, वरना इसको राजनीति करने से क्या मतलब था? ये तो करोड़ों अरबों रुपया जो है अपने मेहनत मशक्कत से कमा चुके हैं और सरकार को प्लस जो है सो जनता के बीच में ये पैसा भी बांटते हैं। तो इनका विधायक बन जाना, इनका कोई जो है मंत्री संत्री बन जाना, यह उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य है कि जिस तरह से हमारी जमात के लोग मजबूरी में, कमजोरी में, लाचारी में, नफलिसी में जिस तरह से दूसरे के नेतृत्व का इंतजार करते रहते हैं, तो वह जो है सो विकासशील इंसान पार्टी वैसे लोगों को जो है नेतृत्व देगा, मदद देगा और उसको पार्टी में उचित प्रतिनिधित्व देगा। हमारी पार्टी ने तो डिसाइड किया कि जो हमारी जमात है अल्पसंख्यक का, जो हमारी जमात है दलितों का, और जो हमारी जमात है निषाद का, हमारी निषाद की जमात में यहाँ 80% जो लोग हैं आज भी गरीब गुरबान होगा। 20% वाला कुछ लोग हमारा निषाद होगा, जो पैसा वाला होगा, जो नौकरी में होगा, लेकिन आज भी विकासशील इंसान पार्टी में उन लोग भी हमारे साथ हैं जो आज भी गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। और मुकेश सहनी उन्हीं गरीबों के झोपड़ी में चिराग जलाने के लिए चले हैं। रामविलास जी कभी ये बात जरूर बोलेंगे, लेकिन उनको अपने बेटा में जो है सो अंधकार नजर आता है। मुकेश सहनी जो है सो अपनी केवल लोगों में, अपनी ही निषाद के बीच में अंधकार नजर आ रहा है, सो बात नहीं है। मुकेश सहनी को तो जैसे दलितों के बीच में छिपे हुए अंधकार को भी वह रोशनी देने के लिए निकला है। अल्पसंख्यकों के बीच में जो है का वातावरण है, उसमें भी उसको ताजगी देने का काम करता है। और जो भी लोग जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी जात से हैं, सवर्ण है, अवर्ण है, अमीर है, गरीब है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है सिर्फ कि जिसकी भी हिफाजत, जिसकी भी जरूरत मुकेश सहनी से होगा, वीआईपी पार्टी से होगा, उसके कैडर, उसके नेता हमेशा उन लोगों के दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। मैं आज भी आप लोगों के बीच में डेली आ रहा हूँ। कोरोना है, सोशल डिस्टेंस रखते हुए, गमछी मुंह में लगाते हुए लगातार लोगों के बीच में मैं घूम रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आपको भी। अब हम जानते हैं कटिहार जिला के जो उपाध्यक्ष हैं वीआईपी पार्टी के, उमेश प्रसाद सिंह जी, वो यहाँ के कैंडिडेट भी हैं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ तौर पे कह दिए उनको कि आप ही बरारी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि महागठबंधन में काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं, क्या वो दावा नहीं करेंगे? अब उनसे ही जानते हैं। देखिए, महागठबंधन में आरजेडी है, विकासशील इंसान पार्टी है, मांझी साहब हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और लोग भी हैं। लेकिन यह क्षेत्र जो पड़ता है, यहाँ निषादों की संख्या
लगभग 80,000 है जी और अल्पसंख्यक की आबादी 85,000 है। और ये जो गठबंधन है महागठबंधन, इसका समीकरण जो है जी बहुत मजबूत है। और बहुत मजबूत की स्थिति में जब तक इस बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से निषाद के किसी भी उम्मीदवार को जी टिकट नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसलिए कि निषाद का वोट आज तक जो निषाद का क्षेत्र या बाहुल्य क्षेत्र है, 80,000 जनसंख्या है। यहाँ पर आज तक निषाद जाति के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इसलिए आक्रोशित होकर निषाद मतदाता हमेशा बीजेपी को मतदान कर देते हैं आक्रोश में आकर। अगर निषाद का उम्मीदवार महागठबंधन बनाता है तो जो वोट बीजेपी को जदयू गठबंधन को जाता है वो वोट महागठबंधन को आएगा और भारी बहुमत से विजयी प्राप्त। सर, जैसा कि आपने हमको बताया कि आपको यहाँ पे विधायक के लिए टिकट मिल रहा है, सर एक सवाल ये आ रहा है कि टिकट आपको मिल रहा है तो यहाँ से आरजेडी के वर्तमान विधायक नीरज यादव जी भी हैं, तो वो भी दावा कर रहे होंगे, तो इस देखिए सबको अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी जी जो दूरभाष पर बात हुई थी, कल हम पटना गए हुए थे, आज पटना से आए हैं, उनसे घंटों वार्ता हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप जाइए क्षेत्र में, आप जो है तैयारी कीजिए। निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, हमारा संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारा हक बनता है कि हम 68 बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकासशील इंसान पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगी। आप चुनाव लड़ेंगे, आप तैयारी जाकर करें। तो हम जो है लगातार आज 4 साल से 68 बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पूरे विधानसभा क्षेत्र के पंचायतों में जाकर सभा कर बैठक कर हम इसका सदस्यता में लोगों को जोड़कर लगातार तैयारी करते रहा हूँ। सर जब आप विधायक बन जाएंगे तो उस टाइम आप किस तरह के लोगों का सपोर्ट करेंगे, हम वो जानना चाहते हैं। जिस तरह आप एक समाज सेवी भी रह चुके हैं, समाज सेवी भी हैं और लोगों से आपका व्यवहार के कारण अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। सर इस पर ये हमको बताइएगा, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आप बाहुबली की तरफ अधिक झुकाव होगा या समाज के प्रति अधिक झुकाव होगा, ये जानना चाहते हैं सर। देखिए हम निषाद जाति से आते हैं जी, और निषाद जाति हमेशा गलत का विरोध किया है, क्योंकि आज हम लोग गंगा नदी के किनारे हैं और हमारा बराड़ी विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर जनसंख्या गंगा नदी, कोसी नदी, बरंडी नदी के किनारे बसा हुआ है और विस्थापित है। ऐसे लोग जो गंगा नदी में मछली मारता हो, गंगा नदी के पार दियारा क्षेत्र में तरबूज लगाता हो, खीरा लगाता हो, परवल लगाता हो, मकई का खेती करता हो, कलाई का खेती करता हो, चाहे जिस प्रकार का बिजनेस या किस मतलब की खेती करता है, वैसे लोगों को आज भी रंगदारी देना पड़ता है। वो दियारा क्षेत्र में बाहुबलियों का राज है। जब हम विधायक बनेंगे तो निश्चित तौर पर बराड़ी विधानसभा में जो बाहुबलियों का राज है यह मिटेगा और गरीब गुरबा किसान सुख चैन की नींद सोएगा और किसी को कोई रंगदारी नहीं देना पड़ेगा और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सर बराड़ी विधानसभा के जो भी स्थानीय समाज के लोग हैं उनका जो भी समस्या हो तो वो आपसे हल हो पाएगा विधायक बनने के बाद। एक दूसरा सवाल ये भी सर कि जब आपकी सरकार बनेगी, वीआईपी पार्टी की सरकार महागठबंधन में, आप यहाँ से उम्मीदवार होंगे, यहाँ की स्थानीय समस्या काफ़ी है जनता की, आप जनता के विश्वास पे खरे उतर सकेंगे सर?
देखिए, हम आज विधायक नहीं भी हैं, हम एक साधारण समाज सेवक हैं, लेकिन जो विस्थापित की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, कटाव की समस्या है, दियरा क्षेत्र के आतंक की समस्या है। 2000 में हम भूख हड़ताल पर बैठे थे, 5 दिन तक प्रखंड मुख्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे थे और उस भूख हड़ताल के समर्थन में 10,000 का जन सैलाब उमड़ा था और कटिहार बरौनी रेलखंड को 24 घंटा तक बंद रखा था और जिला से जो जिला पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, जिला के आरक्षी पदाधिकारी हैं और हमारे जो पूजनीय विधायक विश्वनाथ सिंह जो बनिहारी के थे, वो आए थे हमारा भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए और वो आश्वासन मिला था। तो मैं बराबर, चाहे इस क्षेत्र की पुनर्वास की समस्या हो, दियरा क्षेत्र के आतंक की समस्या हो, ये बसवास की समस्या हो या बाढ़ कटाव की समस्या हो, इस समस्या को लेकर हम बराबर प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल अनशन करते रहा हूँ और जब तक लोगों को इस समस्या से निजात नहीं मिल जाता है, हम विधायक बने या नहीं बने, हम जन समस्या से लड़ाई लड़ते रहेंगे और लोगों को हक दिलाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल आपसे और ये है कि यहाँ पे 20 या 21 अगस्त को एक निरंजन झा जी हैं, काफ़ी सारे ऐसे बीपीएल परिवार हैं, धारक हैं और ऐसे भी हैं जिनको अभी तक, ऐसे भी बीपीएल और धारक परिवार जिनको अभी तक 2011 से लेके अभी तक वो आवेदन दे के थक चुका है, उनको ना अनाज मिला है, ना चावल मिला है, ना उनका नाम आया, ना किसी प्रकार से उनको तेल दिया जाता है और वो सर आत्मदाह का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, वो आत्महत्या करना चाहेंगे। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द बोलिए जिनसे कि आपका अच्छा मैसेज जनता के बीच में जाए। सबसे बड़ी बात है, हमारे जो बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ये क्योंकि महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज का जो है पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा वहाँ जो राज पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत के जो लोग हैं उनके द्वारा कोई भी काम होगा। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिल रहा है, उसके लिए स्पेशल जो बहाल किया गया है, जो घर घर जाकर पैसा वसूली करता है और उसको जो पैसा देता है वैसे लोगों को आवास देता है। आज हजारों लोग जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो जिनके पास जोतावाद की ज़मीन नहीं है, रोज़ मजदूरी करता है तो उनके घर में चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है। आज कोरोना वायरस के प्रकोप से जो सरकार ने ऐलान किया कि तमाम लोगों को जो गरीब हैं वैसे लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराकर वैसे लोगों को राशन दिया जाए। लेकिन आज एक साधारण व्यक्ति जो गांव घर में ग्रुप चलाता है, उसको जीविका दीदी बोलते हैं, उनको पूरा भार सौंप दिया। जो पंचायत का हाल नहीं जानता है, गरीब का हाल नहीं जानता है, कौन लोग को मिलना चाहिए राशन कार्ड, ये जीविका दीदी जानते नहीं है, वैसे लोगों को पूरा भार सौंप दिया गया, जिनके कारण आज जो सही लोग हैं उनको राशन कार्ड मुहैया नहीं हो रहा है। आज जो निरंजन झा हम लोगों के अभिभावक हैं, आज बहुत आवेश में, गुस्सा में आकर, क्योंकि 2011 में जनगणना हुआ था और हजारों परिवार राशन कार्ड से वंचित थे, जो गरीब हैं, निस्सहाय हैं, रहने के लिए घर नहीं है, जिनके घर में ये एक वक्त का खाना नहीं पकता है, वैसे परिवार को राशन कार्ड मुहैया कराना चाहिए था। वैसे लोगों को राशन कार्ड मुहैया नहीं होने के कारण आज निरंजन झा ने
प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक धमकी भरे लहजे में एक आवेदन सौंपा है प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि अगर आपने गरीब गुरबा को राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया तो आपके प्रखंड मुख्यालय में 21 तारीख को दाह संस्कार करेंगे। इसका समर्थन मैं भी करता हूँ। जी, मोड़े भारत से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी धन्यवाद। हम आपको इसी तरह का न्यूज दिखाते रहेंगे। सबसे पहले हम इनका परिचय इन्हीं से जान लेते हैं। मेरा नाम उमेश सिंह निषाद, जिला उपाध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी कटिहार, सह मुखियापति पूर्वी बाड़ी नगर, सह मंत्री बराड़ी प्रखंड मतजीवी सहयोग समिति लिमिटेड बराड़ी। जी सर, आप अपना भी परिचय बताएंगे। खगेंद्र प्रसाद चौधरी, वर्तमान में मैं यात्री का जिलाध्यक्ष हूँ और मेरी कोशिश है जैसी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व विधानसभा में दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि निजी तौर पर निषादों की भी एक बड़ी समस्या है कि निषाद सचमुच में अभी भी उपेक्षित है और इनको जो बगल के राज्यों में, बंगाल में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, इनको जो दर्जा प्राप्त है, जिसके कारण वहाँ के हमारे निषाद बंधु सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं और तरह तरह की सुविधा से लाभ भी ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से बिहार में जो सटा हुआ है उड़ीसा के, बंगाल के, दिल्ली सटे, बगल में सटे रहने के बावजूद भी इस तरह से भारत सरकार जो है सौतेलापन का व्यवहार करती है कि जब कभी चुनाव का वक्त आता है तो निषादों को लेने की बात करता है और वोट तो समेट लेता है, लेकिन जब इन लोगों की सरकार बनती है तो निषादों के लिए कुछ सोचा नहीं जाता। मेरी कोशिश है, हमारे जो आला अधिकारी लोग हैं उनकी भी यही कोशिश है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारा 20 का ज़्यादा से ज़्यादा आदमी विधानसभा और लोकसभा में पहुँचे, पार्लियामेंट और असेंबली में दिखाई पड़े, जहाँ की कानून बनता है, जहाँ से कि डेवलपमेंट जैसे निकलता है। हम लोगों को वहाँ पर काबिज होना है, अपने लोगों को, जिसमें हम मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा समुदाय का गठजोड़ बना चुके हैं और इस माध्यम से हम लोग इस लड़ाई की जारी रखेंगे। जी, बहुत मोड़े भारत न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको आगे इसी तरह का न्यूज़ हम दिखाते रहेंगे, प्रतिनिधि से बात करते रहेंगे एवं ग्रामीण इलाकों में जाके उनकी समस्याओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अभी वर्तमान तौर पे आपको कटिहार जिले के दिखाएंगे, उनके बाद धीरे धीरे आपको बिहार के प्रत्येक जिला का न्यूज़ आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।